नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। देहरादून से मिल रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने राजेंद्र भंडारी का विधायक पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया है। विधानसभा सचिवालय ने इसकी जानकारी दी है। कांग्रेस से बद्रीनाथ के विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी, जिसके साथ ही उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया था, जिसके बाद में अब उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी स्पीकर को लेटर लिखा था और भंडारी की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये वो लेटर जो कि लिखा गया है, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब राजेंद्र भंडारी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और पार्टी के तमाम नेताओं ने उनको सदस्यता दिलाई। इससे पहले कांग्रेस के विधायक रहे और सीनियर नेता राजेंद्र भंडारी ने पार्टी को सबसे बड़ा झटका दिया था। राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। दिल्ली बीजेपी ऑफिस पे राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हुए और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी और उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में भंडारी ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। इस दौरान राजेंद्र भंडारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के काम से प्रभावित होकर वो बीजेपी में आए हैं और सीएम धामी ने कहा कि राजेंद्र भंडारी का लंबा राजनीतिक करियर है और उनके आने से बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूं। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की विरल यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूं। मैं राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं। बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज माननीय राजेंद्र भंडारी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रतिबद्धता के साथ, इसी मेहनत के साथ आपका भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकाल में लोगों में वही विकास की भावना से आप सेवा करते रहेंगे। गढ़वाल लोकसभा है जिसमें कि 14 विधायक हैं टोटल, उसमें 13 भारतीय जनता पार्टी के पास पहले ही थे। आज भंडारी जी के आने के बाद आज कांग्रेस के पास अब एक भी विधायक वहां से नहीं रह गए हैं और ये हम सब के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि भंडारी जी हम लोगों के साथ शामिल हुए हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस के 3 पूर्व विधायक और 1 वर्तमान विधायक ने पार्टी छोड़ दी है। कम से कम 6 विधानसभा और पूर्व विधायक अभी भी पार्टी छोड़ने की लिस्ट में शामिल है। आखिर कांग्रेस में ये भगदड़ क्यों मची हुई है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अखबारों में चल रहा, सोशल मीडिया में चल रहा है कि राजू भंडारी बीजेपी में शामिल हो गया है। कोई कह रहा हो गया है, कोई कह रहा होने वाला है, कोई कह रहा वो भी हो रहा है, उसकी पत्नी भी हो रही है। पहले पत्नी जाएगी फिर राजू भंडारी जाएगा। ये चलता रहता है। अफवाहें, हम नेता हैं और हम नेताओं के खिलाफ ऐसी अफवाहें चलती रहती है, परंतु हम आज आप लोगों को वफादारी से बता देना चाहते हैं, जब तक हम लोग हैं, हम राजनीति में हैं, हम इस कांग्रेस पार्टी का दामन थाम करके काम करेंगे। ये है चमोली की बद्रीनाथ सीट से विधायक राजेंद्र भंडारी और ये वीडियो और दावा सिर्फ एक दिन पहले यानी कि शनिवार 16 मार्च का है। पिछले सोमवार को सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट को लेकर चर्चा में आए बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी को लेकर उसी दिन से कयास लग रहे थे कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन भंडारी ने न्यूज 18 पर दावा किया था कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहे और यही नहीं, शनिवार को एक कार्यक्रम में पानी पी पी कर बीजेपी को कोसा। लेकिन 24 घंटे के अंदर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और रविवार को उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन देकर दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर ली। इससे पहले शनिवार को 2 पूर्व विजयपाल सजवाण और मालचंद ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन की, तो रविवार को टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने भी कांग्रेस छोड़ दी। यही नहीं, शनिवार शाम आते आते 3 और लोगों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया।
चौबट्टाखाल से विधानसभा चुनाव लड़ चुके केशव सिंह नेगी, पौड़ी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके नवल किशोर और ब्लॉक प्रमुख पौड़ी दीपक कुकसाल ने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे दिया। और यही नहीं, खबर तो यहाँ तक है कि हरक सिंह रावत को लेकर भी बीजेपी संपर्क में है और कांग्रेस पार्टी को अलविदा हरक सिंह भी कह सकते हैं। अब इससे कांग्रेस सख्ते में है तो इधर बीजेपी का कहना है कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। लेकिन भाजपा दबाव की राजनीति करती है, ये सर्वविदित है, सबको मालूम है, पूरे देश में किया उन्होंने। कई लोगों को जो आज ईडी का छापा पड़ रहा है, 3 दिन बाद वो लोग भाजपा के पक्ष में बोलते हुए दिखाई देते हैं या भाजपा के साथ बैठे हुए मिलते हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के अनेकों पूर्व विधायक आए हैं और आज से क्रम प्रारंभ हो गया है। हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर और भी वर्तमान सिटिंग एमएलए भी पार्टी में आ सकते हैं। हम सबके स्वागत से तैयार बैठे हैं। कांग्रेसियों का पार्टी छोड़ने का सिलसिला करीब महीने भर पहले से जारी है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई और हरक की सहयोगी लक्ष्मी राणा ने भी कांग्रेस छोड़ दी। हालांकि ये दोनों ईडी की जांच के दायरे में। खास बात ये भी है कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा झटके टिहरी और पौड़ी लोकसभा सीट पर लगे। ये दोनों गढ़वाल की सीटें हैं। बची खुची कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान यहीं पर हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। राजेंद्र भंडारी की कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद में गणेश गोदियाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गोदियाल बाकी नेताओं को भंडारी से सीख लेने की बात कह रहे हैं। वो भी आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको परेशान करती है। अब जो लोग बहुत ही निष्ठावान हैं वो आज भी पार्टी में है। उदाहरण आपके सामने है, राजेंद्र भंडारी जी हैं। इनकी पत्नी को 2 बार पद से हटा दिया गया, झूठे आरोप लगा दिए गए। अगर माननीय न्यायालय अगर तटस्थ भाव से फैसले नहीं करता तो आज वो पद पे होते क्या। तो इस प्रकार बहुत से लोग डिग जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं डिगते हैं। और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत कभी भी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि हरक सिंह रावत बीजेपी के संपर्क में है और कांग्रेस पार्टी को कभी भी अलविदा कह सकते हैं। कल ही हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। इससे पहले हरक सिंह रावत की करीबी लक्ष्मी राणा भी कांग्रेस पार्टी छोड़ चुकी है। अब सूत्रों के मुताबिक हरक सिंह रावत अपनी बहू को भी बीजेपी में शामिल कराना चाहते हैं और जानकारी ये कि हरक सिंह रावत जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं। अब कांग्रेस छोड़कर लगातार नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और पूर्व विधायक भी इसमें शामिल है। लेकिन बीजेपी के अंदर एक तबका ऐसा है जो कांग्रेस से आने वाले नेताओं को लेकर नाराज दिखाई दे रहा है। रविवार को टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने भी कांग्रेस को अलविदा कह दिया। वहीं शनिवार को 2 पूर्व विधायक मालचंद और विजयपाल सजवाण भी हाथ का साथ छोड़ बीजेपी में चले गए। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के चुनावी प्रतिद्वंदी रहे नेताओं की पार्टी में ज्वाइनिंग कहीं न कहीं न तो बीजेपी के मौजूदा विधायकों को रास आ रही है और न ही अंदर खाने कार्यकर्ता ही कंफर्टेबल है। बीजेपी विधायक भरत चौधरी से लेकर विधायक दुर्गेश्वर लाल तो कहते हैं कि पार्टी में नेता आ तो रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि पार्टी में अनुशासन चलता है और जो रीति नीति में फिट होगा वो ही रह पाएगा। अगर वो किसी महत्वाकांक्षा के चलते भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको निराशा ही हासिल होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सेवा के भाव से आना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है। बीजेपी के लोगों के लिए नहीं, जो काम कर रहा होगा, जमीन स्तर पे काम कर रहा होगा तो उसको डेफिनेटली जनता जानती है, सारी चीजें जानती हैं। अनिश्चित तरीके को आगे आप समझते हैं। वहीं बीजेपी में ही कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि दागी नेताओं की एंट्री और जांच के दायरे में आने वाले नेताओं से पार्टी को भी परहेज करना चाहिए। दरअसल लैंसडाउन में दिलीप रावत और अनुकृति गुसाई 2022 के चुनावी दंगल में आमने सामने थे और अब कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद चर्चा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। हम एक राष्ट्रवादी विचारधारा के भारतीय जनता पार्टी है,
मैं समझता हूँ कि जो भी इससे सहमत होगा वो आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो पाक साफ होना चाहिए, उनके चरित्र पे जो है कोई दाग नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे व्यक्ति आते हैं उनका स्वागत है। भले ही खुली जबान से कोई नेता ना बोल रहा हो, लेकिन इशारों ही इशारों में नई ज्वाइनिंग पर नेता कटाक्ष जरूर कर रहे हैं। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। पौड़ी लोकसभा सीट पर इस बार हाई प्रोफाइल मुकाबला होने वाला है, लेकिन यहां सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है। पलायन के कारण कई घरों की दहलीज सूनी हो चुकी है और गांव में बस रह गया है तो सिर्फ सन्नाटा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घरों में लटके हुए ताले अब किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि कोई आएगा और इन तालों को खोलेगा। पहाड़ से पलायन की ये तस्वीरें पौड़ी के गांव की है, जहां सूनी गलियां, वीरान होते घर और गांव का सन्नाटा ही सिर्फ रह गया है। कई पुराने घरों पर अब तो पेड़ भी उगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब यहाँ कोई आने वाला नहीं है। कई गांव में अब भी किसी तरह सुविधाओं के अभाव में रह रहे लोगों का कहना है कि अब इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। यहाँ हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। कभी मतलब बुजुर्ग आदमी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं तो हमें 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, अस्पताल 5 किलोमीटर ले जाना पड़ता है उनको, और उससे बाघ का भी डर लगा रहता है। फिर हमें यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अब कोई भी उठेगा तो हम वोट नहीं देंगे। हालांकि पलायन निवारण आयोग का कहना है कि पलायन के आंकड़े में साल 2011 से 2018 तक जितना इजाफा हुआ है, उसके बाद साल 2018 से साल 2023 तक पलायन को काफी हद तक रोका गया है। वहीं पौड़ी सीट से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी भी पलायन को एक गंभीर समस्या मानते हैं और उन्होंने दावा किया है कि गांव में मूलभूत सुविधाओं से इस समस्या से निजात मिलेगी। तो पिछले जो हमारा डाटा था उससे बहुत कम गांवों का जो है इस समय जो है वो पलायन में निर्जन हुए हैं गांव। अगर हम पौड़ी में देखें तो जो है वो 3 गांव ही जो हैं वो निर्जन हुए हैं। रिखणी खाल में 2 हुए हैं और पोखड़ा में 1 गांव जो है निर्जन हुआ है। इसी तरह से देखें तो बहुत अच्छी खबर ये भी है कि 398 गांव ऐसे हैं हमारे उत्तराखंड में जिनमें लोग अन्य गाँवों के लोग आकर के बसे हैं। 398 गाँव है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट समिट किया गया है। इस तरह से रोजगार आए, निवेश आए, लोग अपने रोजगार लोगों को मिले तो लोग अपने गांव में रहे, अपने घर में रहे, और हम लोगों ने इसके लिए समय समय पर बहुत सारे अभियान चलाए हैं। पलायन की समस्या पहाड़ की एक बड़ी समस्या है, लेकिन चुनाव का बहिष्कार करना इसका समाधान नहीं हो सकता है, बल्कि गांव में विकास से ही पलायन रुक सकता है और वीरान होते गांव में फिर से खुशियां लौट सकती। पौड़ी से न्यूज़ 18 के लिए आलोक रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस नैनीताल और हरिद्वार ने अपना प्रत्याशी तय नहीं किया है। ऐसे में अब कांग्रेस का पार्टी संगठन अपने दूल्हे का इंतजार में लगा हुआ नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल से बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट चुनावी मैदान में हाथ पांव मारने लगे हैं। मोदी सरकार में राज्य मंत्री रहे भट्ट के पास अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें जमरानी, एम्स, नेशनल हाईवे जैसे कई महत्वपूर्ण काम शामिल हैं। ऐसे में भट्ट काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। उनके समर्थक तो भट्ट का अभी से मुंह मीठा कराने लगे हैं और भट्ट भी राज्य की 5 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। यहाँ की 5 सीटें आ ही रही हैं और देश में भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे सांसद जीत के आ रहे हैं। देश ने मन बना लिया है, देश की जनता ने, कि माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा से भारत की सेवा करने का अवसर देना है। देना ही नहीं, प्रचंड बहुमत से देना है। बीजेपी के इस चुनाव प्रचार और दावों के बीच नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार से कांग्रेस प्रत्याशी का अभी तक अता पता नहीं। कांग्रेस के नेता खुद मान रहे हैं कि उन्हें दूल्हे का इंतजार है। अभी स्क्रीनिंग कमेटी है, फिर सीईसी है, कई विषय हैं और जो प्रत्याशी हैं वो अपना पूरा जितने भी जिन्होंने प्रत्यावेदन दिए हैं
सारा अपना दमखम और जो अपनी वो जो चीज है वो पेश कर रहे हैं कि क्यों उन्हें बेहतर तरीके से चुना जाए। लेकिन हम सब क्या है, कांग्रेस पार्टी के हम बाराती हैं, इंतजार किसका है? दूल्हे का। बाराती सब तैयार है, दूल्हा आ जाए, धूमधाम से बारात निकालेंगे। जाहिर है बिन दूल्हे बारात का कोई मतलब नहीं। कांग्रेस की हालत भी कुछ ऐसी ही है और बीजेपी के लिए विपक्ष के ये हालात मुफीद हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में होली कार्यक्रमों की धूम देखने को मिल रही है। रविवार को पूर्वांचल संस्कृति एवं कल्याण परिषद द्वारा सामूहिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें होली के रागों के संगम में लोग थिरकते हुए नजर आए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने भी शिरकत की और सभी प्रदेशवासियों को उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी। देखिए, होली का ये त्योहार सभी के जीवन में नई उमंग, नए रंग लेकर के आता है, खुशियाँ लेकर के आता है और हमारा पूर्वांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद के द्वारा ये बहुत ही सुंदर आयोजन कई वर्षों से चला आ रहा है, जो कि सभी को अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से जोड़े रखने के लिए जो ये परिषद काम कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। इन दिनों अल्मोड़ा नगरी में होली की धूम शुरू हो गई है। कई महिलाओं ने पूरे बाजार में झांकी निकाली और जमकर होली गायन किया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण सहित समाज से फैली हुई कुरीतियों को भी दूर करने का संदेश दिया। 34 साल से इस महिला होली का आयोजन किया जा रहा है और होली में अल्मोड़ा के साथ में कुमाऊं के अलग अलग जगह से टीम यहां पर प्रतिभाग करने के लिए आती हैं। इस बार हल्द्वानी, नैनीताल, भवाली और रानीखेत की टीमें भी यहां पर पहुंची हुई हैं। चारधाम यात्रा की तैयारी प्रशासन ने तेज कर दी है। केदारनाथ यात्रा मार्ग से बर्फ को हटाने का काम भी शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा बर्फ लिंगचोली से केदारनाथ धाम के बीच में है। यहां पर 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है, लिहाजा बर्फ हटाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में अभी भी बर्फ के बीच में स्कीइंग का अभ्यास जारी है। सैलानी भी यहां बर्फ का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं और मार्च महीने में हुई बर्फबारी पर्यटकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। इसलिए तो इन दिनों औली में जमकर गढ़वाल मंडल विकास निगम स्कीइंग का अभ्यास करने में जुटा हुआ है। आराम से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। यहां पर सीएम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। नैनीताल के साथ ही भीमताल शहर में भी पिछले कुछ सालों से पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं पार्किंग नहीं बनने से पर्यटक कारोबारी बेहद ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। भीमताल शहर की पार्किंग 2 साल बाद भी अस्तित्व में नहीं आ सकी है। 3 जगहों पर पार्किंग के लिए जमीन तो मिली, लेकिन कहीं भी अब तक पार्किंग फाइनल नहीं हो सकी है। पर्यटन के लिहाज से अहम भीमताल शहर में पार्किंग न होने की वजह से कारोबारी बेहद परेशान है। जमीन काफी है भीमताल में, छोटी छोटी पॉकेट पार्किंग ये लोग बना सकते हैं अगर पहल करें, मगर शासन प्रशासन पता नहीं क्यों हमारा सोया हुआ है। जबकि यहाँ पे इतना बड़ा फिशरीज है, ये आज नहीं 3 महीने से कह रहे हैं कि मिट्टी सॉल्ट के लिए गई है। सीजन नज़दीक आ रहा है और मैं यही कहूँगा कि अगर इस भीमताल के लिए पार्किंग ना होगी तो एक हमें जन आंदोलन करना पड़ेगा। पर्यटन सीजन के दौरान नैनीताल में रोक टोक की वजह से पर्यटक भीमताल का रुख करते हैं और पार्किंग न होने की वजह से सड़कों पर ही गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिससे कई बार जाम की दिक्कत भी पैदा हो जाती है। वहीं डीएम का कहना है कि पार्किंग निर्माण की दिशा में काम किए जा रहे हैं। भीमताल में पार्किंग के लिए 2 स्थान चिन्हित हुए थे। एक मत्स्य विभाग की भूमि है, उसमें अभी लैंड का जो मृदा परीक्षण है, ये सब चीज़ें गतिविधियां कार्यदायी संस्था ने आरंभ करी हैं। लैंड सूटेबल पाई जाएगी तो उसको पार्किंग निर्माण के लिए टेकअप करेंगे। दूसरी लैंड शिक्षा विभाग की एक भूमि चिन्हित हुई थी, जिसके लिए एनओसी दिए जाने के लिए शासन को पत्र भेजा गया।
बहरहाल पर्यटन के लिए सबसे जरूरी पहाड़ में पार्किंग है। अगर जल्द भीमताल की पार्किंग को मंजूरी दी जाती है तो इस पर्यटन सीजन में पर्यटकों को सुविधा तो मिलेगी ही, कारोबारियों को भी इस समस्या का हल मिल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।